चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर 33 है। आज के लेक्चर में हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल का डिस्कस करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 हैव एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, कि एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज द μ2, बार वाला मीडियम को μ1 लेते हैं, यानी μ2 आपको कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। और कहा क्या रहा है, जैसे लाइट इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्ट करता है, फिर इमर्जेंट होता है, फिर ये जो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएं, इनके बीच जो एंगल होता है इसको डेविएशन कहते हैं। तो मैंने बताया था जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होता है तो उस समय जो डेविएशन होता है वो सबसे कम होता है, दैट इज द मिनिमम डेविएशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और कहता है जो प्रिज्म का जो एंगल है, यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है, एंगल ऑफ द प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो बताइए एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना होगा। यानी क्वेश्चन यही बोल रहा है, एक प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √3 और बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, तो बताइए एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, प्रिज्म से रिलेटेड एक डेरिवेशन बताया था जिसमें एंगल ऑफ द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम की रिलेशन है, उसी रिलेशन से हम इसको ला सकते हैं। तो वो क्या है, तो वो ये है कि फॉर्मूला मैंने बताया था, μ21 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 ब्रैकेट में बटे साइन a बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे μ21 है तो पहले क्या लिखेंगे, μ2 बाय μ1। तो अगर बाहर वाला मीडियम कुछ नहीं बोले तो उसको क्या समझना है, उसको एयर समझना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद साइन a प्लस डेल m है, तो चूंकि हमको क्वेश्चन बोला है एंगल ऑफ द प्रिज्म निकालने, इसलिए मिनिमम डेविएशन की भी जगह किसको रख देंगे, एंगल ऑफ द प्रिज्म को। इसलिए इसमें लिखागा a प्लस a बाय 2 बटे साइन a बाय 2। फिर इसके बाद μ2 बाय μ1 है, μ2 का वैल्यू √3 दिया हुआ है, √3 μ1 का वैल्यू 1 होता है। फिर साइन a प्लस a 2a बटे 2, फिर बटे साइन a बाय 2, तो 2 कटा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसके बाद वैल्यू ऐसा आ जाएगा, साइन a बटे साइन a बाय 2। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, क्या पढ़े हैं सर, ये पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसको क्लास 10th में आपने प्रूव भी किया है, तो इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ होगा। यानी साइन थीटा, यहाँ साइन ए है, तो मैं इसको अगर तोड़ के लिखूँ तो लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 बटे साइन a बाय 2। तो साइन a बाय 2 कट जाएगा। हालांकि एंगल को काटा नहीं जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैं इसे काट रहा हूँ, तब इसे काट देंगे। इधर बचा √3, तो इधर बचेगा 2 इंटू कॉस a बाय 2, इतना वैल्यू बचेगा। अब हमें पता है, अच्छा क्या पता है, हमें पता है √3 बटे 2 का वैल्यू कॉस में कॉस 30 होता है। तो पहले मैं 2 को नीचे कर दूंगा, तो √3 बटे 2 नीचे आ गया, इधर है कॉस a बाय 2। ठीक है, और √3 बटे 2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस लिख सकता हूँ कितना, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटे 2। तो ऐसा पढ़ें, और वही मतलब कॉस 60 में, साइन 60 में होता है √3 बटे 2, और एक कॉस 30 में होता है √3 बाय 2। इधर क्या है, कॉस a बाय 2, तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 30 डिग्री इधर बचेगा, इधर a बाय 2 बचेगा। 2 ऊपर ले जाएंगे तो 30 इंटू 2 इज इक्वल टू a, सीधा करके लिखे a इज इक्वल टू 30 इंटू 2 क्या, 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना हो जाएगा, इसका मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो ये था ये क्वेश्चन, था और इसका ये आंसर। ये क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है, जिसको मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है यही जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का यहाँ जो सॉल्यूशन है, जो मैंने नोट्स में बताया भी है। चलिए पहला क्वेश्चन तो समझ गए।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कहता है एट मिनिमम डेविएशन व्हाट एंगल फॉर्म बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है, यानी मिनिमम डेविएशन मतलब ये आया, बेंड किया, ये निकला, और ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच एंगल मिनिमम डेविएशन। तो पूछ रहा है जब मिनिमम डेविएशन होता है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो बेस ऑफ द प्रिज्म है, इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है। तो मैंने बताया था जब डेविएशन मिनिमम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों क्या होगा, दोनों सर इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इमर्जेंट को ई भी लिखते हैं। तो जब डेविएशन मिनिमम होगा तो इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे पैरेलल, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो उस कंडीशन में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ क्या बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब दो रेखा, मुझे पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन में रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ पैरेलल होगा। तो मैं आंसर में वही लिखा हूँ, at minimum deviation refracted ray will be parallel to the base of the prism, that is it form 0 degree angle because angle of incidence remain equal to the angle of emergent। तो डायग्राम में मैंने दिखाया, तो उम्मीद ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन ए रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ ए प्रिज्म emerges from the other face normally if the angle of the prism is 5 degree and the refractive index of the prism is 1.5 then find the angle of incidence। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये प्रिज्म है, थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक प्रिज्म है, ठीक बात, ये नॉर्मल हो गया। तो कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा। तो मान लो मैं ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ एट एन एंगल थीटा, तो इस तरह से इंसिडेंट कर रहा हूँ ताकि ये रिफ्रैक्ट करने के बाद मतलब कि दूसरे सरफेस से नॉर्मली निकल जाए। क्योंकि मैंने बताया था जो रे, जैसे ये रिफ्रैक्टेड सरफेस में कहा था, जो रे नॉर्मली आता है तो बिना बेंड किए पार करता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन, उसको रिफ्रैक्शन नहीं कहते हैं। अगर बिना बेंडिंग के लाइट जाता है तो नाम कहलाता है ट्रांसमिशन, नहीं कहलाता है नो रिफ्रैक्शन। ये मैंने पहले बताया था जब शुरू का टॉपिक पढ़ाया था। तो चलिए ये बात थोड़ा थोड़ा समझे। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि हमको बोल रहा है एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल थीटा इंसिडेंट हो रहा है ऑन ए रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ ए प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म, यानी अगर ये ए है, ये बी है और सी है, ए बी पर इंसिडेंट हो रहा है थीटा एंगल पर। फिर कहता है इमर्जेस फ्रॉम द अदर फेस नॉर्मली, दूसरे सरफेस से नॉर्मली निकल जाता है। फिर कहता है इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 5 डिग्री, एंगल ऑफ द प्रिज्म यानी ये एंगल कितना है सर, ये कर रहा है 5 डिग्री, यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना है, वो है 5 डिग्री। एंगल ऑफ द प्रिज्म 5 डिग्री है तो एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म यानी म्यू2 का वैल्यू कितना है, म्यू2 का वैल्यू कह रहा है 1.5 है, ठीक बात। देन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बोल रहा है कि भैया तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यानी थीटा कितना है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सर इसके लिए क्या है, अगर हमको थीटा चाहिए और हमको बाहर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, जैसे मैंने कहा था बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं बोले, तो हमें समझना है कि μ1 तुम कौन हो, या तो वैक्यूम हो या तो एयर हो। तो मैं एयर ही मान लेता हूँ 1, क्योंकि एयर का वैल्यू होता है 1.0000 मतलब 00029 और वैक्यूम का 1 होता है, तो अप्रोक्स टू 1 लेके चलते हैं। चलिए तो बाहर वाला एयर है और प्रिज्म है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो अगर यहाँ पॉइंट को, मैं इस पॉइंट को P मान लो, मैंने बताया था जिस पॉइंट पर बेंडिंग होता है उसी पॉइंट पर स्नेल ला लगता है। तो सर अगर हमको ये R1 यानी ये R अभी मान लेते हैं इसको, अगर ये R पता चल जाए, μ1 μ2 पता है, तो थीटा नहीं निकल जाएगा, स्नेल लॉ से एकदम निकलेगा। तो R कैसे निकलेगा, तो जरा गौर से देखें, ये रे नॉर्मली निकल रहा है तो मतलब ये 90 डिग्री और ये 5 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जिसको मैंने डबल लाइन घिरा, मतलब अगर ये 5 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो देखते हैं। तो देखेंगे 90 का, कि हमको पता है ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, तो 180 होता है। तो मैंने नोट्स में इस पॉइंट को P ने मान के क्या मान लिया हूँ, D मान लिया हूँ। तो और जिस पॉइंट से निकल रहा है उस पॉइंट को E मान लिया हूँ। तो ट्रायंगल
ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल आप AED में देख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल AED में देख सकते हैं क्या, 5 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस जिस एंगल को ये डबल लाइन वाले को मैं थीटा डैश अगर मान लूं तो थीटा डैश बराबर 180, तो 95 प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 180, थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 95, तो घट के कितना होगा सर? घट कर होगा मेरा 85। ठीक है, तो ये बात तो समझ गए, ये बात क्लियर हो गया। 180 में मैं दिखा दूँ, 180 में अगर मैं 95 10 5, ठीक है, फिर 8 9 17, ठीक है, तो चलिए तो समझ गए ये। तो इसका मतलब सर ये एंगल कितना निकलेगा? ये एंगल मेरा जो है 85 डिग्री निकलेगा। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया। कौन एंगल? ये डबल लाइन वाला। तो आर कितना होगा? देखिए आर कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है, तो इसका मतलब कि 85 डिग्री प्लस आर बराबर 90, तो आर का मान कितना होगा? 90 माइनस 85 मतलब 5 डिग्री। तो इसका मतलब आर का वैल्यू निकल गया 5 डिग्री। ठीक है, यानी आर का वैल्यू निकल गया 5 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट डी पर, तो मैंने बताया था जिस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगता है, यानी अगर मैं लगाऊं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो पॉइंट डी पर, स्नेल्स लॉ एट कहां पर? डी पर स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या लिखा है बोलता है स्नेल्स लॉ? तो कहते हैं μ1 साइन थीटा बराबर μ2 साइन आर। तो μ1 का वैल्यू 1 साइन थीटा निकालना है, तो μ2 का वैल्यू है मेरा कितना? 1.5। साइन आर का वैल्यू कितना आया? 5 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 5 डिग्री का वैल्यू तो रटा जा सकता नहीं, इसलिए उसका वैल्यू जो आपको कैलकुलेटर से निकालना है, जो मैंने निकाला है, कितना वैल्यू निकलता है? 0.0872। फिर इसको गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.01308 आएगा। साइन थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 0.01308। इसका वैल्यू फिर जब निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 0.7494 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा। तब जो है रे जो है सेकंड फेज से नॉर्मली निकल जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। तो वही चीज मैंने नोट्स में बताया है, तो उम्मीद है ये सवाल थोड़ा समझे होंगे। इसलिए मैंने वही किया, डायग्राम करके नोट्स करके निकाला है, जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, तो वो मैं इस बोर्ड पे भी बता दे रहा हूँ। अब भाई अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन समझते क्या है। कहता है ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए फेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। इसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कह रहा है कि एक प्रिज्म है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं मैं। एक प्रिज्म है, ये नॉर्मल हो गया, रे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्ट किया, फिर नॉर्मल ये निकल जा रहा है, ये इसको आगे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, ये मिनिमम डेविएशन, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल ऑफ द प्रिज्म कहाँ दिया है? तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म जो होता है वो एंगल ऑफ द प्रिज्म को ही कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री दिया हुआ है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता नहीं, μ2 इज इक्वल टू व्हाट मतलब क्वेश्चन मार्क, μ2 इज इक्वल टू व्हाट, और μ1 के बारे में मुझे पता है, कुछ नहीं दिया है तो उसे एयर समझेंगे। तो चलिए सर, μ1 तो हो गया 1, दैट इज द एयर। ठीक है, और क्या बोल रहा है? और कह रहा है मिनिमम डेविएशन का वैल्यू दिया है कितना? 40 डिग्री। तो हमको ये बोल रहा है तो कि भैया μ2 अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है, μ1 कुछ नहीं तो एयर मान लिए, ये एयर लिखा हूं मैं, मिनिमम डेविएशन दिया है, तो बताओ μ2 क्या होगा? तो वही फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला? जो फॉर्मूला बताया था, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाय 2 बटे साइन a बाय 2। ये वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? बिलोंग्स टू μ2 का वैल्यू नहीं पता, μ1 का वैल्यू 1, साइन एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 दिया है, डेविएशन 40 दिया है बटे 2, और फिर साइन a मतलब 60 बटे 2, तो लिखाएगा तब μ2 इज इक्वल टू
म्यू टू क्या लिखाएगा, म्यू टू लिखाएगा 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, 100/2 और नीचे कट जाएगा 2 से 60 तो 30 हो जाएगा साइन 30, ऊपर कट जाएगा तो हो जाएगा साइन 50 और नीचे हो गया साइन 30। साइन 30 का तो वैल्यू पता है हमें कि हाफ होता है, यानी करने का मतलब साइन 50 का वैल्यू कितना, साइन 30 का हाफ होता है 0.5, लेकिन साइन 50 का कैलकुलेटर से निकालना होगा। तो कैलकुलेटर से निकालने पर साइन 50 का वैल्यू आता है, साइन 50 का वैल्यू होता है 0.766, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 0.5, जब इन दोनों को मैंने भाग दिया तो वैल्यू आया 1.532 आएगा, यानी म्यू टू इज इक्वल टू कितना निकला सर 1.532। ये बात क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी यही जो फार्मूला, जो डेरिवेशन वाला फार्मूला बताया था प्रिज्म में, तो इससे मैं ये एंगल ऑफ द प्रिज्म डेविएशन और एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया है, तो इससे म्यू टू का वैल्यू मैंने निकाल लिया, जो कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्वेश्चन का देखते हैं दूसरा पार्ट क्या होता है। ये तो पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट था, चलिए भाई पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है, क्वेश्चन का अब दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यदि प्रिज्म को मैंने वाटर में रखा तो उस कंडीशन में मिनिमम डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, ये बोलता है। तो यानी सर क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कहता है कि प्रिज्म वही है, ठीक है, और लेकिन आसपास मीडियम वाटर है, तो ये नॉर्मल खींचा। क्वेश्चन कर रहा है पैरेलल बीम। तो देखिए पैरेलल बीम इंसिडेंट का मतलब ये जरूरी नहीं कि एकदम मतलब कि बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल बीम का मतलब कि ग्रुप ऑफ रे आ रहा है, वो पैरेलल टकरा रहा है। तो मैं एक ही रे दिखा रहा हूँ, ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये टकराया, ये नॉर्मल खींचा, ये निकला, ठीक है, और इसको मैंने कट आगे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, जो आया डेविएशन मिनिमम डेविएशन दिखाया, डेविएशन डैश कर देते हैं, क्योंकि पहले जो डेविएशन दिया वो एयर में था, अब ये किस में हो रहा है, ये कहाँ आसपास मीडियम कौन है सर, वाटर। तो बाहर वाला मीडियम हो गया वाटर, अंदर वाला मीडियम हो गया प्रिज्म। तो यानी जो म्यू टू प्रिज्म होता था उसको मैंने म्यू पी लिया, जो म्यू वन मीडियम होता था उसको म्यू डब्ल्यू लिया। प्रिज्म का निकल चुका है, इससे पहले कितना निकला था, भैया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना सॉल्व होकर निकला था 1.532, ये पहले निकल गया। वाटर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ वाटर का दिया है 1.33, ठीक है, वाटर का दिया है 1.33। तो हमको बोल रहा है कि मिनिमम डेविएशन डैश कर देना वाटर में, तो अब क्या होगा, अब प्रिज्म का और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल ऑफ द प्रिज्म वही है क्योंकि उसी प्रिज्म को पानी में डाला है। एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना है सर, वही जो क्वेश्चन में दिया है कितना 60 डिग्री। तो अब बोल रहा है मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो वही फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला सर, अरे वही फार्मूला म्यू टू बटे म्यू वन साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। अब मैंने म्यू टू को क्या माना है, प्रिज्म माना है, तो म्यू पी लिखेंगे। म्यू वन को क्या माना है, वाटर, तो वाटर लिखेंगे। फिर साइन ए डेविएशन को डेविएशन डैश बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। अब वैल्यू बैठेंगे। प्रिज्म का दिया है 1.532 निकला हुआ है और इसका 1.33 है। इधर साइन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए प्लस डेल एम डैश बटे 2, इसको लास्ट में साइन हटाने के बाद वैल्यू बैठेंगे। नीचे साइन 60/2 कट के हो जाएगा 30, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो इधर जो भाग देंगे 1.532 1.33 को भाग देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1.152 आ जाएगा। इधर साइन ए प्लस डेल एम डैश बटे 2 बटे साइन 30 का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना होगा 0.5, इसको ऊपर भेज देंगे तो 1.152 इंटू 0.5 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम डैश बटे 2। ये हुआ। अब इन दोनों को भैया गुना करेंगे। जब मैंने इन दोनों को गुना किया तो 1.15 to 0.5 को गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.576 आएगा, तो 0.576 आएगा। और इधर साइन ए प्लस डेल एम डैश बटे 2 ही लिखाएगा। अब साइन का कौन सा वैल्यू 0.576 को दर्शाएगा, तो जब ये कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उससे मैं पता किया कि ये वैल्यू साइन के कितने वैल्यू के बराबर होता है, साइन 30.16 डिग्री के बराबर होता है।
इतने वैल्यू का मान इतना होता है, तब इधर हुआ साइन ए प्लस डेल एम डैश बटे 2, तो साइन साइन कट जाएगा। अब मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूं, यानी ए प्लस डेल एम डैश बटे 2, इधर लिख दे रहा हूं 35.16 डिग्री, क्योंकि साइन साइन कट चुका है, 2 ऊपर जाएगा, गुना होगा, तो इसको इधर करता हूं, तो ए प्लस डेल एम डैश इक्वल टू 2 ऊपर चल जाएगा, 35.16 इंटू 2 गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 70.32 डिग्री आएगा। इधर ए प्लस डेल एम डैश है, तो डेल एम डैश इज इक्वल टू 70.32 माइनस ए, तो एंगल ऑफ द प्रिज्म को पता है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 60 डिग्री। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 10.32 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन वाटर में कितना आया, 10.32 डिग्री। तो मतलब ये इंडिकेट क्या करता है सर, ये इंडिकेट ये करता है कि अगर मैं डेंसर मीडियम में प्रिज्म को डालूंगा, अगर डेंसर मीडियम में प्रिज्म को डालूंगा तो मिनिमम डेविएशन का मान घटेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि एयर में जो है प्रिज्म का, एयर में जो प्रिज्म के द्वारा मिनिमम डेविएशन आ रहा है 40 डिग्री, तो बताइए वाटर में डुबाएंगे या उससे डेंसर मीडियम में डुबाएंगे, तो बताइए मिनिमम डेविएशन का मान बढ़ेगा कि घटेगा, कितना ही रहेगा। तब इससे ये क्लियर हुआ कि अगर एयर के रिस्पेक्ट में किसी डेंसर मीडियम में डुबाएंगे तो मिनिमम डेविएशन का मान और घटेगा सर। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए ये भी क्वेश्चन उम्मीद है थोड़ा थोड़ा क्लियर। तब मैं इसे मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कहता है एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म of refracting angle 60 degrees so that it just suffers total internal reflection at the other face। कह रहा है कि at what angle should a ray of light be incident, यानी इंसिडेंट रे मैं कितने एंगल पर दूं ताकि दूसरे सरफेस से वो जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता हुआ निकल जाए। तो जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ दूसरे सरफेस से ग्रेज करता हुआ, मतलब टच करता हुआ निकल जाए। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस प्रिज्म का कितना है, 1.524 है, और साथ में ये बोला आल्सो फाइंड मैक्सिमम डेविएशन, और साथ में ये बोला कि डेविएशन मैक्सिमम कितना होगा इस कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जिसको मैंने और किया। ठीक है, क्या पूछा सकता है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस where angle of the prism is 60 degree, mu to 1.524, mu to मतलब angle of the refractive index of the prism, और also find delta max। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा जा सकता है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो बोल रहा है, मैं उसको लिखूं, क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, और जिसका एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया है, यहाँ क्वेश्चन दिया ना, एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ कितना दिया 60 डिग्री, और कह रहा है कि मैं कितने एंगल से इंसिडेंस करूं, ताकि दूसरे सरफेस से टकराने के बाद वो 90 से होता हुआ निकल जाए, मतलब ग्रेज करता हुआ निकल जाए। जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये, जस्ट सपोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि जस्ट मतलब कि वो क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर लगभग हल्का सा इंसिडेंट होके वो ये पार कर जा रहा है। जस्ट का मतलब वही होता है कि एट क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, जस्ट का मीनिंग ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल जैसे आया वो ग्रेज करते हुए जा रहा है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में कहा कि किस मिनिमम एंगल पर इंसिडेंस करूं, क्योंकि देखिए इंसिडेंट जो होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, यानी I1 जो कहते हैं, इसको तो हम लोग I2 कर देते हैं इमरजेंट एंगल को। तो I1 का जब मान मिनिमम होता है, एक उस कंडीशन में I2 90 पढ़े हैं जो लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस में, I1 का मान एक मैक्सिमम पढ़े कि जिस मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर उस कंडीशन में I2 90 था। तो जो ये केस लिमिटिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए पढ़े हैं, ये केस लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पढ़े हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन कंपटीशन का पूछा हुआ है, जो मिनिमम करके पूछा था, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को कोरिलेट करके दिया है। ठीक है, ताकि ऐसा रहे तो एक ही फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकें। तो यहाँ जो है मिनिमम या मैक्सिमम जो है इस कंडीशन के लिए आ गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इमरजेंट जो 90 डिग्री दो कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड यहाँ लिया गया है। जनरली डिफिनेशन में बहुत सारे बुक में मिनिमम नहीं होता है, रेयर बुक में सिर्फ जो है लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म को मिनिमम वर्ड लेके यूज किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन हुआ है कई बार कई लोग को। ठीक है।
तो मैंने वो फिर जो मैंने क्लियर किया अपने एक्सपर्ट से, तो उन्होंने यही चीज बताया कि इस कंडीशन के आधार पर मैक्सिमम मिनिमम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। इसलिए उससे रिलेटेड मैंने बुक से एक सवाल को कलेक्ट किया जिसमें ये मिनिमम करके पूछा भी है, ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर मिनिमम करके पूछ रहा है तो वो लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। तो चलिए, तो सर हमको I1 निकालना है, तो ऑटोमेटिक I1 निकालना है जिस कंडीशन में I2 इमरजेंट एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो याद करिए जब मैंने लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया तो उसी से निकलेगा। तो हमको क्वेश्चन में दिया एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, I1 पूछ रहा है इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो और जिसमें हमको I2 का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है सर, बहुत अच्छी बात, इतना चीज इन्फॉर्मेशन है। तो लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस वाले से क्या फॉर्मूला बताया था, लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस से बताया था साइन I, क्योंकि वही कंडीशन फोर कंडीशन मिनिमम कंडीशन के लिए भी पूछ रहा है, तो वैसे हम क्वेश्चन साइन आई मिनिमम साइन ए रूट अंडर म्यू टू 1 का स्क्वायर -1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आई मिनिमम तुरंत निकल जाएगा। बस कैसे, साइन ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, रूट अंडर म्यू टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना दिया, म्यू टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो म्यू टू कितना दिया हुआ है 1.524 दिया हुआ है। तो बैठाएंगे 1.524 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, माइनस कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री। तो हमको पता है कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, स्क्वायर तोड़कर वैल्यू करके माइनस करेंगे, तो वैल्यू जो मेरा आएगा वो जो मेरा वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 1.32257, इतना बड़ा वैल्यू नहीं लिखना है। cos 60 का वैल्यू हमको पता है 0.5 हाफ होता है। फिर जो है इसको जो सॉल्व करेंगे √3/2 है, इसका जो रूट को बाहर निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा 1.15 आएगा, -0.5 आएगा। फिर जो इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको √3 को 1.15 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो मेरा जो वैल्यू आएगा 0.996 माइनस 0.5 और कटाने के बाद आएगा 0.496। तो यानी साइन आई मिनिमम जो आया, मिनिमम यानी साइन का कौन सा वैल्यू में 0.496 आता है सर, तो वो वैल्यू होता है आपका साइन 29.73 डिग्री में। तो इधर है साइन आई मिनिमम, तो साइन कट जाएगा, तो आई मिनिमम क्या लिखाएगा 29.73 डिग्री लिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए 29.73 डिग्री। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन का अगला पार्ट कर आल्सो फाइंड डेल्टा मैक्स, यानी मतलब उसी को मैंने यहाँ सॉल्व करके भी दिखाया है कि इतना मिनिमम पर दे रहे हैं ताकि 90 पर निकल रहा है। ये एंगल ऑफ द प्रिज्म है, μ1 μ2 दिया हुआ है, लिमिट एंगल वाला से फॉर्मूला सेटअप किया, वैल्यू मैंने पूरा बैठा के इस तरह सॉल्व करके जो किया है, और ये मैंने निकाला भी है, ये करके निकाला भी है। अब लिमिट एंगल ऑफ द इंसिडेंस विल भी कितना पता है 29.73 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि लेमडा मैक्स, तो लेमडा मैक्स का मतलब हो कि मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन बराबर मैंने बताया था I1 प्लस I2 माइनस ए बताया था। तो इस कंडीशन में अगर डेविएशन मैक्सिमम, इस कंडीशन मैक्सिमम डेविएशन है जहां I1 क्या है, I1 तो मिनिमम वैल्यू है, प्लस I2 माइनस ए, मिनिमम वैल्यू कितना है 29.73 डिग्री, ठीक है। और प्लस I2 का वैल्यू है 90, एंगल तो प्रिज्म 60, तो घटा के जो लिखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा सर, आएगा 59.73 डिग्री आएगा। ये हुआ लेमडा मैक्स। तो मेरे ये वैल्यू भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये भी सवाल समझ गए होंगे। तो अब जो एक और क्वेश्चन है जो इसमें नहीं है, तो अब देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ए राइट एंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 45 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ इन ए गिवन डायग्राम, इन ए गिवन डायग्राम। यानी एक डायग्राम दिया, देखिए डायग्राम दिया क्या कि इसका एक सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है। ये राइट एंगल प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ द प्रिज्म कितना दिया 45, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है। बोला है कि आखिर भैया मैं किस एंगल पर इंसिडेंस करूं, आखिर जो है I1 कितना रखूं ताकि लाइट जो है दूसरे सरफेस से टकरा के उसी रास्ते से ये वापस आ जाए, रिट्रेस का मतलब उसी रास्ते से वापस आ जाए, दैट द आंसर। अब देखिए
मैंने पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि अगर ये मिरर है और अगर लाइट 90 पे टकराता है तो 90 पे जो टकराएगा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो आर को भी 0 होना होगा। और हमको पता है कि जो नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है रिफ्लेक्टेड रे तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये पता है मुझे मिरर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आई 0 होगा तो आर भी 0। तो वही है कि अगर रिट्रेस पाथ किया है तो इसका मतलब है जिस पाथ से आया है उसी पाथ से लौटा है, तो इसका मतलब है ये एंगल कितना बनाया होगा 90। तो अब देखिए हमको I1 चाहिए, हमको μ2 दिया हुआ है, μ1 कुछ नहीं बोलेगा तो मैं एयर समझूंगा। तो अगर सर हमको किसी तरह से R निकल जाए, मतलब ये R1 होगा, R1 निकल जाए तो स्नेल लगा के नहीं निकाल लेंगे, एकदम निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे और से देखते हैं, ये 45 ये 90 तो ये कितना हो जाएगा पहले ये सोचते हैं। तो सर तो 45 प्लस 90 अब प्लस ये बोलेंगे, ये बोला जिसको मैं थीटा डैश कर लेता हूँ, थीटा डैश का थीटे कर लेता हूँ, प्लस थीटा 180, ठीक है 180। तो थीटा बराबर दोनों को उधर भेजेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 45 घटाएंगे 45, तो घटाएंगे तो कितना आएगा सर? तो अगर हम इसको घटाते हैं R1 के लिए तो ऑटोमेटिक ये 90 होगा, 90 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 45 आ जाएगा। जब थीटा आ गया तो थीटा प्लस R1 90 है क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है, तो थीटा प्लस R1 इज इक्वल टू 90। तो R1 का मान कितना आ जाएगा? R1 का मान आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए R1 45 है। अब इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ से अब मैं वहां लगा दूंगी स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा? लिखा μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। μ1 1 है, साइन I1 का पता नहीं, μ2 मेरा √2 है, और अच्छा से लिखता हूँ √2 साइन R1 कितना है? साइन 45, तो √2 और हमें पता है सर साइन 45 को 1/√2 होता है, √2 कट गया और इस तरह से साइन I1 का वैल्यू 1 आ गया और 1 वैल्यू साइन 90 का होता है। तो इस तरह से मेरा वैल्यू निकल गया कि I1 का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तभी जो लाइट जो है मतलब 90 डिग्री पर इंसिडेंट करूंगा तभी लाइट जो है दूसरे सरफेस टकरा के उसी रास्ते से वापस आएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपने समझा होगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड का, जो कि लेंस के लिए होता है, जो मैं पढ़ूंगा। धन्यवाद।